We invite our students to show you their karate skills. Yoi! Mashubadachi! Re! Yoi! Kata! Hasbe! Left hand forward. Middle punch. Sudan Sugi. Hit. Hey. Side. Shake. Hit. Knee. Go. Hit. Upper punch. Sudan Sugi. Hit. Knee. Side. Shake. Hit. Go. Sudan Sugi. Lower punch. Hit. Knee. Inside block, uchi hoke. Outer block, shoto uke. Upper block, आगे उके. मंजिल खुद आई पास दिखा जलवा दिखा जलवा अब मौका है खास दिखा जलवा दिखा जलवा मंजिल खुद आई पास दिखा जलवा दिखा जलवा सांसों को दहक लेने दे जज्बातों को महक लेने दे आज पट्टे चक Shitto. Negative. पट्टे चक लेने दे Hit. Kids of KG2 a chance for you to kick off your shoes and dance. Release these moments with cute little students of KG2.
चैन कहाँ रे, यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। ये चांद Hey, का रोशन मेरा चेहरा, favorite song। जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, play again कोई ना। राज है इनमें गहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झीली सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। Say D, say I, say S, C, O. I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना। तो झूमो तो नाचो, आओ मेरे साथ नाचो गाओ। I am a disco dancer. I am a disco dancer. It was a fabulous performance. Thank you, dear little ones. आप सभी को मेरा जय हिंद। जब जय हिंद कहा जाए तो उसका प्रत्युत्तर और जोश के साथ आता है। आप सभी को मेरा जय हिंद। मैं अपने आप को बच्चा ही महसूस कर रही थी जब मैं सामने बैठी थी। विश्व ज्योति स्कूल द्वारा जब ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है बच्चों के लिए, जब बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे थे तो सारे बच्चे, आप समझ सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंस हम में भी आने में, मैं अभी इतने सारी आंखों को सामने देख रही हूँ, मेरा पैर कपकपा रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ। पर इस मंच को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि मंच बहुत कीमती होता है। आदरणीय विष्णु भैया, देवेंद्र भैया और आप सब जो इन नन्हे मुन्ने कलाकारों की परफॉर्मेंस देखने के लिए यहाँ आए हैं और वो यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, जो काबिल तारीफ़ है। तो मुझे यहाँ अपनी स्टोरी बताने के लिए कहा गया है कि किस तरह से मैं आप ही में से एक हूँ। एक मेरा छोटा गांव है भोजनगर, वहाँ से निकल के मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर कैसे पहुँची। धन्यवाद। मेरा एक गांव है भोजनगर। आज से 27 वर्ष पीछे चले जाएंगे तो मेरे पिताजी किसान हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं किसान की बच्ची हूँ। और आप सब भी कहीं ना कहीं खेतीबाड़ी से जुड़े हैं तो गर्व से कहिएगा कि हम मिट्टी के बच्चे हैं। तो वहीं मेरा जन्म हुआ। 5वीं कक्षा तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं अपने मामा साहब के यहाँ पढ़ने के लिए गई थी। जब आप दूसरों के घर पर रहते हैं तो रहना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि फ्रिज में से टमाटर लेंगे तो भी सोचना पड़ता है। मन करता है कई दफ़ा रोने का, तो आप अलमारी का गेट खोलते हैं और आप उसमें चेहरा बंद करके रो लेते हैं क्योंकि आप घर पे नहीं बता सकते कि आपको बुरा लग रहा है या आप वहाँ नहीं बता सकते कि आपको बुरा लगता है। तो यहाँ जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने पास रख के उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आए, मैं उन माता पिता को सल्यूट करती हूँ। और वहीं फिर 12वीं कक्षा तक मैं अपने मामा साहब के यहाँ पढ़ने के बाद वापस घर आई। तो यहाँ आने के बाद हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, शायद आप भी उस कम्युनिटी से कहीं ना कहीं बिलोंग करते होंगे। तो हमारे यहाँ तो जात का सम्मेलन और सरकारी सम्मेलन हो जाता है जिसमें सभी की शादियाँ हो जाती है अधिकतर। सो उनमें से मैं भी एक थी। मेरा 12वीं कक्षा के बाद ड्रीम ये नहीं था कि मेरे को माउंट एवरेस्ट सबमिट करना है। मुझे लग रहा था कि बस जहाँ मेरी शादी होगी वहाँ फ्रिज होना चाहिए या राख से बर्तन नहीं मांजूंगी। पर आपको नहीं पता होता है कि किस्मत आपको किस रूप में लेकर बाहर जाने वाली है।
मेरे भाई पढ़ने के लिए सीहोर गए थे और वो भाग भाग के वापस गांव आते थे। रीज़न था, जैसे आपके कई बच्चे जाते होंगे पढ़ने के लिए और भाग भाग के गांव आते हैं, क्योंकि रीज़न होता है कि इतना अच्छा खाना उनकी मम्मियाँ उनको खिलाती हैं बचपन से कि वो बाहर सर्वाइव करने में डिफ़िकल्टीज़ महसूस करते हैं। तो मेरे भाई जो थे वो बाहर का खाना टिफ़िन पसंद नहीं करते थे, बाई के हाथ का पसंद नहीं कर रहे थे, तो पढ़ाना तो ज़रूरी है। तो डिसाइड हुआ कि मेघा को गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाए। छोरी उनको कॉलेज भी है, कहीं टेंशन भी नहीं रहेगी, छोरी भी आगे पढ़ लेगी और छोरान की रोटी भी बन जाएगी। पर मेरी जीवन का वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। तो आपको नहीं पता होता है कि आपके जीवन में प्लेटफॉर्म किस रूप में आने वाला है। मेरे जीवन में प्लेटफॉर्म भाइयों के लिए रोटी बनाने के लिए आया था, पर वो उसे मैं थैंक यू बोलती हूँ ऊपर वाले को कई दफ़ा कि मुझे ये अवसर तो दिया। मैं जब सीहोर आई थी तो हमारा मकान दूसरी मंजिला पे था। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी और मुझे हर दिन कुप्पों से पानी लेके जाना पड़ता था दूसरी मंजिला पे। तो मेरे पैर बहुत दर्द करते थे। जो कीर्ति फॉर्चून के कुप्पे हो जाते उसको पानी में भर भर के तो मेरे को लगता था अरे यार सुबह सुबह हमारे क्यों करना पड़े, कोई के नहीं करना पड़े। 15-16 कुप्पे जब आप दूसरी मंजिला पे ले जाते हो तो आपके पैर दर्द करते, तो सेम मेरे भी दर्द करते थे। मैं तब सोचती थी कि क्यों, मुझे ये क्यों। पर आज जब एक बार मैंने अपने जीवन को पलट कर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं उस दिन उन कुप्पों से पानी नहीं भरती तो क्या मेरे पैर इतने मजबूत होते कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ पाते? कभी नहीं। तो आपके जीवन में कभी कभी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आपको देता होगा ऊपर वाला, या जिस परिवेश में आपको पैदा करता होगा, थैंक यू बोलते रहिएगा। या तो आपको बहुत बड़ी असफलता मिलने वाली है, आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं, या बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है आपको, आप उसके लिए तैयार हो रहे हो। सो वहीं से जर्नी शुरू हुई थी मेरी। और गर्ल्स कॉलेज से मेरा, जैसे आप बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहे हो, ये प्लेटफॉर्म देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे आने के बाद पैर कपकपाते हैं, जो आता है वो सब भूल जाते हैं। क्या बोलें, इतनी सारी आंखें आपको देख रही होती हैं। मेरे साथ भी यही होता था। और पर जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप बहुत अच्छा गा सकते हैं, बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे जो यंग बच्चे भी बहुत सारे आए हैं और 11th-12th के बच्चे भी यहाँ हैं, तो जीवन में जब आपको मम्मी पापा बहुत आज़ादी देते तो आप उसका सबसे पहले गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, है ना? पर लग जाते हैं आपको। तो ये तो नहीं कहूँगी, पर मेरे जीवन का भी पहला प्लेटफॉर्म मैंने यही किया था कि मैंने अपने पापा मम्मी के 250 रुपये चोरी किए थे और मैं वाटर पार्क गई थी अपने गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों के साथ। वाटर पार्क आज मेरे लिए कॉमन बात है, आपके लिए भी कॉमन बात होगी, पर गांव में ये अच्छी बात नहीं मानी जाती कि वहाँ पे छोरी होन पानी होन में मस्ती कर रही है, अच्छा नहीं लगे हो। सो मुझे घर ले जाया गया था कि आज तो वाटर पार्क गई है लड़की, कल से पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, है ना? और इस सीन के बाद मेरी पढ़ाई छुड़वाने तक की नौबत आ गई थी। पर एक कुर्सी पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो मेरे पिता हैं। लाइलॉन का जूता पहनते हैं आज भी। जब पूरी मीडिया उनको कवर करने के लिए गई थी, वो ग्वाड़े में छिप गए थे कि हमारे इन कैमरा उनके देख के डर लगे। पर उन पापा ने मुझको कहा कि बेटा बुराई यह नहीं है कि तू वाटर पार्क गई है, बुराई यह है कि तुम्हारे बिना बताए गई है। यदि तुम्हारे बताते कि तू वाटर पार्क जा रही तो मैं इन सब के बता सकता था कि हमारी छोरी कहाँ गई है। तो हर वो काम जो तुम्हें अपने मम्मी पापा को बताने में शर्म आए, झिझक आए, हर वो काम गलत है। और हर वो काम जो तुम हक से बता सको कि मैं ये कर रहा हूँ, हर वो काम सही है। मैंने जीवन का ये लेसन वहीं से सीखा था। बाद में जब मैं वापस आई तो पापा ने मुझे वापस भेज रहा था, तो उन्होंने एक लाइन की थी कि बेटा अब थारी मर्जी, थारे जो करना हो वो कर जे, बस एक चीज़ याद रख जे, तू अच्छो करेगी तो भी हमारो नाम होएगो, तू बुरो करेगी तो भी हमारो नाम होएगो। इसका अर्थ होता है कि हम कभी भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होते। हमारे हर क्रियाकलाप का फ़र्क हमारे मम्मी पापा, हमारे राज्य और हमारे देश पे पड़ता है। तो हम सबके क्रियाकलाप अलग अलग हो, पर हम सबका उद्देश्य एक होना चाहिए, ये देश तरक्की करे और ये देश आगे बढ़े और हम सब भी आगे बढ़े। यहीं से जर्नी शुरू होती है। जब मैंने ढेर सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया तो मेरे को लगा पढ़ने में तो मेरा न्याल नहीं हो सकता, पढ़ने में तो मैं महाकमज़ोर हूँ, क्या करूँ फिर? तो मैंने खेल में अपने आप को ज्वाइन किया। तब मैंने पहली दफ़ा अखबार में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। तब क्लिक हुआ, ओके लड़की ने किसी ने किया, वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती? मैं स्वभाव से बड़ी जिद्दी किस्म की लड़की हूँ, जिसकी वजह से मैंने बचपन में बहुत मार खाई है। और यदि मैंने ठान लिया तो मुझे कोई भी नहीं हटा सकता, प्रकृति, परिस्थितियाँ, मैं खुद। तो बस ये वहीं से शुरुआत हुई थी कि मेरे को अब माउंट एवरेस्ट चढ़ना था। मुझे नहीं पता था कि आप सोच सकते हैं आप भोजनगर में हैं, आपने कभी पहाड़ों को देखा नहीं है, आप प्लेन एरिया से और आप माउंट एवरेस्ट का सपना देख लो। तो माउंट एवरेस्ट के लिए फिर ट्रेनिंग कोर्सेज़ किए मैंने।
वहाँ आपको सिखाया जाता है कि रैपलिंग कैसे होती है, जुमारिंग कैसे होती है, 2 मैगी के पैकेट में सर्वाइव कैसे करते हैं आप कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं। फिर पता चलता है कि माउंट एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपए की राशि लगती है। जब 25,000 रुपये हाथ में नहीं देखे तो 25 लाख तो बहुत बड़ी राशि है। सो अब क्या करें, तो वो गांव वाला माइंड काम किया था उस समय कि कहीं करना चाहिए। तो अखबार जो आते हैं, मैंने इसे बहुत सारे अखबार इकट्ठे किए और मैंने देखा कि अखबार के प्रथम पृष्ठ पे जो भी इश्तिहार देता है मतलब उसको मार्केटिंग चाहिए। तो मैंने ऐसे 500 लोगों के नंबर नोट किए थे और मैं सबको कॉल करती थी, सर मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। या लोगों के पास जाती थी तो मैं इनको बोलती थी, सर आपने सुल्तान मूवी देखी है? तो बोलते थे हाँ देखी है। तो मैं बोलती थी जैसे सुल्तान मूवी में कैसे वो कुकर वाला फेमस हो जाता है, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगी, आप मेरे साथ प्रसिद्ध हो जाओगे क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की बन जाऊंगी। क्या मेरे को स्पॉन्सर करेंगे? सो आपकी मार्केटिंग जीवन में कोई नहीं करेगा, आपको अपनी मार्केटिंग करना आना चाहिए। कैसे आप अपनी क्वालिटी को बताओगे सामने वाले को कि आप उसे क्या बेनिफिट दे रहे हो, है ना। सब मुझे 17,000 रुपये इकट्ठे हुए थे। यहाँ का उपाध्याय मसाले वाले भैया हैं, वो मेरे पहले स्पॉन्सर थे जिन्होंने मुझे 17,000 रुपये दिए थे। बाद में मुझे पता चला कि जो मंत्री लोग होते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं, जो नेता लोग होते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं। मुझे पता चला कि जो IAS अधिकारी वल्लभ भवन में बैठते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं। मैं गर्ल्स कॉलेज से फिर 4 बोतल पानी, 2 रोटी, एक अचार से चुपड़ी हुई, एक गुड़ से चुपड़ी हुई रोटी लेके जाती थी। मैं हर दिन वल्लभ भवन की सीढ़ी पे जाती थी। मुझको कोई स्पॉन्सर नहीं करता था, मैं कई बार दफ़ा भगा भी देते थे क्योंकि भाई गांव से तो आप सलवार सूट और वैसे ही जाओगे ना, पीछे बैग टंगा हुआ है। बट ये था कि माउंट एवरेस्ट तो चढ़ना ही है। फिर बाद में मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने माउंट एवरेस्ट के लिए भेजा। अब आता है पहाड़ों की जर्नी। माउंट एवरेस्ट का एक्सपीडिशन 2 महीने का होता है। हमारे 4 कैंप होते हैं। 17 दिन में हम बेस कैंप पहुँचते हैं। बेस कैंप में भी आपका हार्ट 5,345 मीटर की हाइट पे ऐसे पंप करता है जैसे 10 मंजिला इमारत पे आप चढ़ने के बाद आपका दिल धक धक करता है सीढ़ियों पे। जस्ट लाइक सेम। हमारे जो जूते होते हैं वो 2-2 किलो के होते हैं। हमारा जो बैग होता है वो 36 किलो का होता है। हम लोग रात के टाइम हमेशा क्लाइंबिंग करते हैं क्योंकि उस समय स्नो हार्ड होती है, एवलांच आने के चांसेस कम होते हैं। हम रात को क्लाइंब करते हैं। बेस कैंप पहुँचने के बाद आपका शेरपा आपके आगे होता है। शेरपा मतलब गाइड जो आपसे आगे चल रहा होता है। हम उसको फॉलो करते हुए कंटिन्यू जाते हैं। इन 2 महीने में आपकी अपनी पेरेंट्स से भी बात ना के बराबर होती है, इक्का दुक्का बार। रात को कंटिन्यू आपको चलना है। एज ए गर्ल आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं जिस विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। एज ए वुमन आपको पहाड़ भी चैलेंजेस देता है, तो प्रकृति और परिस्थिति और यहाँ धरती क्यों नहीं देगी या आसपास का माहौल क्यों नहीं देगा। जब मैं टेक्निकल स्कूबा डाइवर जब मैंने डाइविंग की थी, कभी भी गर्भवती महिलाएं डाइविंग नहीं करती है वरना वो उनको गर्भपात हो जाता है। मेरा डाइविंग के बाद नाइट्रोजन्स की बबल्स की वजह से 90 किलो तक वजन बढ़ गया था, अब जाके 75 किलो आया है। ऐसे गर्ल माउंटेन्स पे आपके हार्मोन्स बहुत तेज ऊपर नीचे होते हैं, तो आपको पीरियड्स वहाँ कंटिन्यू आ रहे होते हैं। आपको ये रेशेस हो चुके हैं तो आपका मन करता है कि आप चिंपांजी की तरह चलो। आपको वॉशरूम जाने को नहीं मिलता क्योंकि आप सीट हारने से एक बार पहन लेते हो तो उसको 12 घंटे बाद आपको खोलना है। तो पहाड़ भी आपको चैलेंजेस देता है और आप उसको मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो कि उसको पार करते हो। जब हम कुंभू ग्लेशियर कैंप 6100 मीटर पर जाते हैं तो पॉपकॉर्न की तरह होता है, जहाँ बर्फ़ की सिल्लियों पे निशानी लगी होती है जो हमें पार करना होता है। जब आप उसको पार करते हो तो आपके पैर से कपकपाते हैं। अधिकतर क्लाइंबर वहीं से वापस आ जाते हैं। क्रवास में गिरने वाले व्यक्ति की हाइपोथर्मिया की वजह से मौत हो जाती है। जैसे अपने कभी हाथ को बर्फ़ में हाथ को लेके देखा होगा तो पिघलती जाती है, वैसे जब आप क्रवास में गिरते हो तो आपकी बॉडी से हीट की वजह से आप नीचे जाने लग जाते हो और आपका हाइपोथर्मिया से आपकी डेथ हो जाती है। एकदम क्रवास मतलब आपने सूखी मिट्टी को फटी हुई लकीर देखी है, वैसे ही बर्फ़ में बड़ी बड़ी लकीर होती है। आप गिरते हो तो आपका पेट और पीछे की चमड़ी ऊपर आ जाती है, आपका पूरी आंतड़ियाँ बाहर निकल जाती है। हम ऐसे 45 लेडर पार करने के बाद कैंप 1 पहुँचते हैं 6100 मीटर की हाइट पे, जहाँ आपको डिहाइड्रेशन की वजह से आपके होंठ सफ़ेद पड़ चुके होते हैं, आपका यूरिन का कलर रेड हो चुका होता है। आप टेंट लगाते हो, बर्फ़ खोदते हो, पिघलाते हो और फिर पानी पीते हो। आप वहाँ रात रुकते हो, फिर वापस आते हो। अगला रोटेशन होता है कैंप 1 कैंप 2 6500 मीटर, जहाँ आप गए थे फिर से आपको दोबारा वहीं आना है, उससे ऊपर जाना है, जहाँ आपको कंटिन्यू चलने के बाद जब आप कैंप 2 पहुँचते हो लोगों का पेट का एसिड वहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, लोगों को खून की उल्टी होना शुरू हो जाती है। अधिकतर क्लाइंबर यहीं से ऊपर नहीं जाते। अब आता है कैंप 3। कैंप 3 मतलब 70 डिग्री का ग्रेडियंट। ग्लेशियर आपको बता दूं मैं 3 तरह के होते हैं, सॉफ्ट आइस वाले, ब्लू आइस वाले और ब्लैक आइस वाले, तो उन पर चलने के तरीके भी डिफरेंट होते हैं। तो 70 डिग्री के ग्रेडियंट पे कैंप 3 होता है। 7900 के बाद आप सप्लीमेंट ऑक्सीजन लेते हो, मतलब जो नेचुरल नहीं, आप वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती तो आप ब्रीथ करने के लिए सिलेंडर लेके चलते हो। इसके ऊपर जिस भी व्यक्ति की मौत होती है उसकी डेड बॉडीज़ कभी वापस नहीं आती। तो कैंप 3 के बाद जितने भी लोगों की डेथ हुई है वो कभी वापस नहीं आए। तो आपको हर बार ग्लेशियर मूवमेंट करता है, नई नई डेड बॉडीज़ निकल के आती है।
कई बार आपको उनके बगल से क्रॉस करना पड़ता है, कई बार आपको उनके ऊपर से क्रॉस करना पड़ता है, फिर आपको रास्ता पार करना होता है। 8100 मीटर कैंप 4 जब आप पहुंचते हैं उसके बाद समिट पुश होता है। 2018 में मैं केवल 700 मीटर से माउंट एवरेस्ट से रह गई थी। मेरे शेरपा ने कहा था, बहनी हम सबमिट तो कर लेंगे पर हम वापस नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन इतनी बराबर नहीं है। जैसे IAS के एग्ज़ाम में 0.1 नंबर से आप रह जाओ, आपने पैसा लगा दिया, सब कुछ लगा दिया और आप वहाँ पे खड़े हो। तो मेरे शेरपा ने एक चीज़ कही थी, जो बच्चे आत्महत्या करते हैं अधिकतर उनके लिए ये लाइन है कि ज़िंदगी की पहाड़ वही है, ज़िंदगी रही तो दोबारा चढ़ लेंगे। और इस लाइन के बाद मेरे शेरपा ने मुझे पलट दिया था और मैं वहाँ से वापस आई थी। तब तक अखबार में छपका चुपका था कि मध्य प्रदेश की पहली लड़की ने माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लिया है। और मैं बता दूं कि उस समय हमारे आदरणीय हमारे विधायक जी करण सिंह वर्मा जी भी मतलब पहले विधायक थे। जब मैं गांव पहुंची थी उन्होंने मुझे 90,000 रुपये की राशि देने के लिए कहा, लेकिन सर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरा भी माउंट एवरेस्ट सबमिट नहीं हुआ है। उस समय मतलब एक ऐसा लगता है ना कि एक व्यक्ति आपके गांव पहुंच रहा है, अब क्या बोलो। तो उन्होंने कहा, मैंने ज़िंदगी भर में पहली बार ऐसा आदमी देखा है मेरे जीवन में जो पैसे नहीं ले रहा है, यहाँ तो सब पैसे लेने आते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट तो था, पर उसके बाद की जर्नी शुरू होती है। मैंने फेसबुक पे लिख दिया था कि नहीं मेरा 700 मीटर रह गया है, तो जो लोग अभी तारीफ़ कर रहे थे वही सबसे ज़्यादा बुराई कर रहे थे। तब मैंने पहली बार कॉपी किताब ली और लिखा कि क्यों मेरा माउंट एवरेस्ट सबमिट नहीं हुआ। पहला रीज़न था कि मैं शाकाहारी हूँ, तो मैंने बेस के मैं प्रॉपर खाना नहीं खाया था, अगली बार मैं गोंद के लड्डू लेके जाऊँगी। दूसरा रीज़न था कि मैं फिज़िकली फिट नहीं थी, मेंटली फिट थी। जब मैं वापस ट्रेनिंग के लिए अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में गई तो ये 12 फीट से आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग के दरमियान मेरा व्हीलर का विलेज छूट गया और मैं धम से नीचे गिरी। 4 जुलाई 2018 को मेरी ये रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट चुकी थी, इसमें 3 हेडलाइन फ्रैक्चर हो गए थे। ऐसे टाइम पे पूरा इंस्टीट्यूट ब्लैकलिस्ट हो जाता है, तो मुझे कमर में बेल्ट बांध के भेज दिया गया था। मेरे जीवन का आज तक का सबसे कठिन सफ़र मनाली से दिल्ली का रहा था, जब मेरे दांत चिपक गए थे दर्द की वजह से और लोगों ने कम्बल रख दी थी और मैं वापस आई थी। जब मैं भोपाल स्टेशन पहुंची थी तो मैंने पापा के फ़ोन कर, तो पापा हमारी कमर टूट गई, शायद हमारे लेने आ जाओ। तो एक गाँव का पिता का दर्द मैं उस समय पहली दफ़ा समझी थी कि शहरों में तो आप फ्लैट में रहते हो, गांव के पिता पूरे गांव से घिरा हुआ रहता है। वो बोलता है बेटा घरे मत आजे, 3 महीना तो बिस्तर पर रहेगी, लोग तरह तरह की बात कहेगा, हम हार से मैं कहीं घुमा इन सबके, थारे जहाँ जाना वहाँ जा, बस तो घर मत आजे। जब मैं स्टेशन पे खड़ी थी तो मेरा मन अलग अलग तरह का सवाल कर रहा था खुद से। तो मैंने ऊपर वाले को फिर से देखा, मैंने बोला भगवान जी पैसे हैं नहीं, नौकरी है नहीं, माउंट एवरेस्ट चढ़ नहीं पाई, सपना मेरा पूरा नहीं किया, एक शरीर बचा था वो भी तोड़ दिया, अब इससे ज़्यादा क्या लोगे आप मेरा। जब मैं MRI करने के लिए अस्पताल ले जा गया, मेरे गुरुजी जलद चतुर्वेदी और उनकी वाइफ मुझे लेने के लिए आई। हाँ, उससे पहले तक जो भी आपको नाइस DP, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल ऐसे कमेंट मुझको भी आते थे। मैंने ऐसे कई लोगों को मदद के लिए मैसेज किया, एक व्यक्ति नहीं आया। उस दिन मुझे एक चीज़ बहुत बड़ा सबक मिला, जो व्यक्ति आपकी तारीफ़ करता है वो सिर्फ एक प्रोफाइल पिक्चर और DP है, वो व्यक्ति जो असलियत में तुम्हारे सामने खड़ा है केवल वही इंसान है। उस दिन मैंने सारे लोगों को डिलीट कर दिया था, केवल मेरे गुरुजी आए थे मुझे लेने के लिए। तो तुम भी अपने जीवन में इन प्रोफाइल पिक्चरों पे समय बर्बाद मत करना, बिल्कुल भी, समय बहुत कीमती है। जब मैं अस्पताल गई, मेरा MRI हुआ तो मुझे 3 हेडलाइन फ्रैक्चर थे। जब मेरी रिपोर्ट निकाली गई तो डॉक्टर ने बोला यू आर सो लकी, क्योंकि मेरा जो टेलबोन होता है, हमारा नीचे जो मेरुरज्जु होता है जहाँ दोनों पैर जुड़े होते हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी जुड़ती है, डॉक्टर ने बोला यदि वो आधे इंच भी ज़्यादा होती तो तुम लाइफ टाइम के लिए लेफ्ट लेग से पैरालाइज हो जाती। तो कभी कभी भगवान बुरा करता है, उससे भी बुरा हो सकता था। ये चीज़ मुझे वहाँ से सबक मिला। मैं 9 महीने बिस्तर पे रही फिर मेरी मैडम के घर पे। तब मैं बहुत नेगेटिव हो रही थी, बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे जीवन में। जो इस चीज़ के लिए मुझे आपके सामने बुलाया गया है, इतने अच्छे वक्ताओं को बुलाया गया है, भैया लोगों को, या आप सब यहाँ आए हैं, मेरी मैडम ने मुझसे कहा था कि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम बोलते हैं, हम वैसे बनते जाते हैं। 2 मूवी ने मेरे जीवन को बदल के रख दिया था। पहला था चक दे इंडिया, जिसका डायलॉग था ज़िंदगी के 70 मिनट लड़कियां दिखा दो इस दुनिया को। मैं बोलती थी मेघा ज़िंदगी के केवल 2 महीने दिखाना है इस दुनिया को। दूसरा था मांझी दा माउंटेन मैन, जिसने तो जीवन बदल के रख दिया। उसका डायलॉग था कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने आप से बोलती थी फिर कि जब तक चढ़ूंगे नहीं तब तक छोड़ूंगे नहीं। आप भी अपना माउंट एवरेस्ट डिसाइड करके खुद से बोलना हमेशा कि जब तक चढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से जर्नी शुरू होती है। अब मैं 90 किलो की फिर से हो जाती हूँ और मैं बिस्तर से उठती हूँ तो मैं रुई की तरह होती हूँ, मुझसे दौड़ते तक नहीं बनता है। फिर मेरे कोच साहब मुझको रेडी हुए ट्रेनिंग कराने के लिए, SK प्रसाद साहब। उन्होंने कहा लड़की जीवन में बस 2 नियम रखना है यदि तुमको कोच मुझको चुनना है। पहला,
कि मैं कहूँगा कि 4 घंटे यहाँ खड़ी रहो तो मुझसे पूछना मत क्यों खड़ी हो। दूसरा, लोग सो रहे होंगे, तुम तैयारी करोगे तब तुम सक्सेस होगे। वही मेरे साथ हुआ। मैं हर दिन 4 बजे उठती थी, हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ती थी, स्कूल में काम करती थी तब उस समय में, तो दिन भर स्कूल में काम करना होता था, फिर शाम को 4 घंटे ट्रेनिंग करती थी, खुद का खाना बनाती थी, मालिश करती थी और सो जाती थी। मेरे बालों में जुएँ होने लगी थी तो मैंने बिल्कुल उसको बॉयकट भी नहीं कहेंगे, ट्रिम मशीन फेर ली थी बिल्कुल। वो हर चीज़ जो मेरे टारगेट में बाधा बनती है मैं उसको हटा देती हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। फिर वापस मैं ट्रेनिंग के लिए 42 किलोमीटर रन करने के बाद रेडी थी। मुझे फिर से मध्य प्रदेश सरकार ने स्पॉन्सर किया था। यदि आप बहुत अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो एमपी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, वो खिलाड़ियों को बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। मैं हक से बोलूँगी इस चीज़ को। मुझे फिर से मध्य प्रदेश सरकार ने मुझको स्पॉन्सर किया। मैं माउंट एवरेस्ट के लिए गई और 22 मई सुबह 5 बजे -52 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ चंद सेकंड के लिए आप ग्लव्स निकालते हो तो उंगलियां कट करनी पड़ती है। इस टेम्परेचर में मैं भारत का झंडा लिए आप सबके आशीर्वाद के साथ खड़ी थी। वहाँ पहुँचने के बाद दुनिया गोल नज़र आती है। इससे ऊपर या तो आसमान होता है या भगवान होता है। दुनिया के सारे पहाड़ वहाँ से छोटे छोटे नज़र आते हैं। मैं जब बोलती हूँ तो मैं अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे महसूस करती हूँ। आप कहते हो कि एक साधु महात्मा ध्यान में पहुँचने के बाद क्या फ़ील करता है, चंद सेकंड के लिए हम वो शून्य में जाना महसूस करते हैं और इंसान बिल्कुल बदल जाता है। उससे पहले मैं बड़ी ईर्ष्यालु लड़की हुआ करती थी कि यार इसने ऐसा क्यों कर लिया, पर जब मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड से आई थी मैं बिल्कुल बदल चुकी थी। अब मेरे को हमेशा मेरी लाइफ में एक ही टारगेट है कि मुझे अपनी लाइन बढ़ानी है, दूसरी लाइन खड़ी करनी है। मैं ना कभी किसी की लाइन काटती हूँ, ना किसी से मुझे ईर्ष्या होती है। एकदम बदल गई थी। पर पहाड़ से जाना, हमारे यहाँ एक कहावत है ना गांव में कि नानी सीढ़ी उतनी चढ़ जाए कि घरे वापस आ सके, तो पहाड़ पे भी यही होता है। लोग सबसे ज़्यादा मरते हैं आते समय, तो हमारे साथ भी वही हुआ था। लिमिटेड ऑक्सीजन थी, मेरा चश्मा गिर गया, मुझे आंखों में स्नो ब्लाइंडनेस हो गया। स्नो ब्लाइंडनेस मतलब सूरज की किरणें बर्फ़ पे आके रेटिना को झुलसा देती है, जिससे आपकी आंखों की रोशनी ज़िंदगी भर के लिए जा सकती है, 4 दिन के लिए जा सकती है या 1 दिन के लिए जा सकती है। मुझे नहीं पता था कि मेरी रोशनी कितने दिन के लिए गई थी। हम कैंप 4 पहुँचे। दाई ने बोला कि इससे आगे नहीं चल पाएंगे, हमें यहीं रुकना पड़ेगा। हम कैंप 4 में रुके और जब हमको लगा कि अर्ली मॉर्निंग तक मेरी आंखों की रोशनी आ जाएगी, तो दाई से मैंने जब सुबह जैसे जागे मैंने उनसे पूछा, दाई आप मुझको हिला क्यों रहे थे रात में ज़ोर ज़ोर से? तो बोलता है मैं चेक कर रहा था तुम मरी तो नहीं हो, क्योंकि पहाड़ों पे सबसे मीठी मौत होती है, आपको पता नहीं चलता आप कब मर चुके होते हो। फिर वापस हम लोग उतरने लगे और जिसका हमें डर था वही हुआ। मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई और जब आप मरते हो तब आपको क्या फ़ील होता है। तो मेरी गले की एकदम नसें पूरी टाइट हो चुकी थी, मेरे नाभि के पास सब कुछ इकट्ठा होने लगा था, मेरी बॉडी के एक रोम छिद्र से लिक्विड निकलना स्टार्ट हो गया था क्योंकि मुझे ऑक्सीजन नहीं आ रही थी। और मैंने अपने शेरपा को बोली तो दाई आप चले जाओ। मेरा शेरपा मुझे छोड़ के नहीं गया था और सब लोग मुझको क्रॉस कर रहे थे और वो बोल रहा था और मास्क निकाल के कि मेरा बहनी मरने वाला है, कोई हो तो बचा लो। तभी मेरा शेरपा का दोस्त वहाँ से गुजरा, लाखपत दाई। वो बोलता है कि मेरा क्लाइंट ऊपर मर गया है, उसका बचा हुआ ऑक्सीजन है, इसको हम देते हैं। मुझे उनकी बची हुई ऑक्सीजन मिली और हम वापस रेस्क्यू करने के बाद वहाँ पर नेपाल पहुँचे, काठमांडू पहुँचे। हमने अस्पताल में ढूंढा कि वो कौन थे जिन्होंने हमारी उस समय मदद की। मेरे लिए तो वो देवदूत थे। तब हमको पता चला कि जिनकी डेथ हुई थी वो इंडियन ही क्लाइंबर थे। किताब लिखी है उन्होंने अपनी वाइफ और उनके ऊपर। शरद कुलकर्णी और अंजलि कुलकर्णी 2 मुंबई के क्लाइंबर थे जो 50+ में माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए गए थे। उनकी वाइफ के ऊपर डेथ हो गई थी और वो उनका शेरपा था जिसका ऑक्सीजन मुझको मिला है। उनके पति शरद कुलकर्णी सर ने मराठी और इंग्लिश में किताब लिखी और डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जब जब मैं मेघा के कंठ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अंजलि की सांसें चल रही हैं। मुझे ये पता है कि मेरी सांसें बहुत कीमती हैं। अब मैं किसी और की सांसें लेके यहाँ खड़ी हूँ। बाद में मैं वापस आई तो जो लोग थे वो पापा को कंधे पे उठा के घूम रहे थे। मध्य प्रदेश की कैबिनेट में सम्मान हुआ। अब मध्य प्रदेश की जीके की बुक में नाम आता है, एग्ज़ाम में नाम आता है। इन सब से कहीं ऊपर 5 महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन जब मैंने सबमिट किए। मेरी एक स्टूडेंट है ट्रांसजेंडर जिसको मैं रखती हूँ, ट्रेन करती हूँ और ऐसे कई बच्चे हैं जिनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ। खुद बहुत मेहनत सच में करती हूँ। तो मुझे तब सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस होता है जब हज़ारों बच्चियों और हज़ारों लड़कियों के मम्मी पापा फ़ोन करके बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से तमें देखने के बाद अब हमें भी हिम्मत आई कि हम हमारी छोरी के आगे बढ़ रहा। मेरा असली माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना ये अब सार्थक हुआ था। अंत में मैं यही कहूँगी सभी बच्चों से, इस दुनिया में इतना कुछ है देखने को, महसूस करने को कि तुम्हारे पास थोड़ा भी वक्त नहीं है बर्बाद करने को। संभावनाएं असीम है, तुम कुछ भी कर सकते हो, शायद इस दुनिया को बदल सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखना, नया समझना। कभी किसी काम को लेकर मन में दुविधा हो तो याद रखना
ना करके पछताने से बेहतर है करके पछताना। तजुर्बा मिलेगा, तुम गलतियाँ करने से बचोगे। और इस दुनिया में तुम्हें केवल शादी करने, बच्चे करने, नौकरी करने के लिए नहीं भेजा गया है। एक और मकसद है, तुम्हें इस दुनिया को और भी सुंदर, और भी खूबसूरत, और भी प्यारा बनाना है और ढेर सारी मुस्कुराहटें लानी है। मेरा नाम सोशल मीडिया पे मेघा परमार एवरेस्टर के नाम से मौजूद हूँ मैं। कभी आपको दुविधा हो जीवन में तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब अंत में जिस लाइन ने मेरे को आज तक मोटिवेट करके रखा है, वो लाइन है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जीता है ना? यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, पर आप कुछ ऐसा कीजिए कि मिसाल बन जाए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू मैम फॉर योर इंस्पायरिंग एंड माउंटेनियस वर्ड्स ऑफ लाइफ। आइए हम जोरदार ताली बजाकर मिस मेघा परमार के लिए उन्हें बधाई दें। उनके जीवन को हम सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ें। A man-trained boy would have been badly bruised, fell as was good 15 feet, but Mowgli fell as Baloo taught him to fall and land on his feet. Similarly, in Vishwajyoti Convent School, we the students are taught how to fall, rise and live life. By remembering these famous lines by Rudyard Kipling from the famous Jungle Book, I invite the children from classes 1st, 2nd, 3rd to come up with the dance performance Jungle Mein Mangal. Oh wow! This is so beautiful. I've never come so far deep in the jungle. You're right. It really is so beautiful here. That day we arrived on the planet and blinking stepped into the sun. There's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. There's far too much to take in here, more to find than can ever be found. By the sun rolling high through the sapphire sky, keeps great and small on the endless round. It's the circle of life, and it moves us all to despair and hope, through faith and love, till we find our place on the path unwinding. In the circle of life. पेड़ों में ताली बजी, पेड़ों में ताली बजी, पत्तों की सीटी बजी, अजी हंसी मची बच्चों की। मोर गिलहरी हिरन सुनहरी उछल रहा है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, जंगल जंगल
Study while others are sleeping. Work while others are laughing. Prepare while others are playing. And dream while others are wishing. Not all dreamers are winners, but all the winners are dreamers. Work hard in silence, let your success be the noise. A river cuts through rocks, not because of its power, but because of its persistence. Yes, now it's time to honor the toppers of class 10th and 12th in the board examination. I kindly invite our chief guest, Most Reverend Dr. Sebastian Durairaj, to honor the toppers. So the topper of class 12th for the year 2022 with 92% was secured by Mr. Vikas Chandravanshi. I invite Mr. Vikas Chandravanshi to please come forward and receive your honor. The topper of class 12th for the year 2020-21 was Pradeep Verma with 97%. Pradeep Verma was a topper of our school in the year 2021 with 97%. Pradeep Verma is a son of Shamlal Verma and Mrs. Shada Verma. He pursues his B.Tech from Acropolis Institute of Technology and Research. It is a time to honor the toppers of class 10th for the year 2020-21. It was secured by 91% by Mona Goswami and Pranjal Sharma. May I invite Mona Goswami and Pranjal Sharma to come on the dais and receive your honor. Miss Mona Goswami is a daughter of Mr. Santosh Goswami and late Mrs. Seema Goswami. Presently, she studies in class 12 and she is the head girl of our school. Miss Pranjal Sharma, the daughter of late Mr. Pushpendra Sharma and Mrs. Chandrakala Sharma. She is presently studying in 12th class PCM and she is the education minister of our school. She aims to be an IAS officer. Ladies and gentlemen, let's put a huge round of applause for our toppers. Miss Shakshi Rathi, the 10th class topper for the year 2022 with 96%. Daughter of Mr. Atul Rathi and Mrs. Lalita Rathi. She is presently studying in class 11th PCM. She aims to do B.Tech. Ladies and gentlemen, let's put a huge round of applause for the students who have brought laurels, a lot of laurels to our school. हमारे टॉपर के लिए तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए. कृपया जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें. Thank you, Your Grace. May I now invite the chief guest of our day, His Grace, Most Reverend Sebastian Durairaj, to address us on this gala day of our school. Ladies and gentlemen, put a huge round of applause for the chief guest of our day. इस वक्त ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स प्रस्तुति देने के लिए वेट कर रहे हैं. फिर भी 1 मिनट लेना चाहता हूँ श्रीमान आलोक सेतीस उनके शब्दों से यह कहना चाहता हूँ. दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति है, दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति है, लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है. प्यारे बच्चों, अपने परिवार के लिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा. हम यही चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अपने परिवार के लिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा. और आगे बोलूँगा तो इस शहर के लिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, इस देश के लिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा.
आपको सुरक्षित, स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए हमारे यहाँ के मैनेजर फादर साइजू कठिन मेहनत कर रहे हैं। एक ही फादर अपना परिवार, अपना प्रदेश सब छोड़कर यहाँ हैं। उनके साथ है सिस्टर्स, 4 सिस्टर्स है। सिस्टर जानसी द प्रिंसिपल, वही भी अपना परिवार, अपना प्रदेश, ये सिस्टर छोड़कर यहाँ आ गए हैं। लेकिन उनके साथ बहुत बड़ी टीम है, हमारे टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ। आज की शाम आप लोग सुंदर सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं। हम लोग आपकी प्रस्तुति देखकर आश्चर्य से देख रहे हैं कि किस प्रकार आप इंग्लिश बोलते हो। पता नहीं कितना लंबा ब्यूटीफुल रिपोर्ट आप लोगों ने प्रस्तुत किया। इतने बढ़िया सुंदर तरीके से आपका प्रोनाउंसिएशन, accent, everything is so wonderful, my dear students. I wish that you continue to do your best. I want to thank Father Saiju for all the hard work you have put in, Sister Jansi and all of you sisters and my dear teachers. I thank each and every one of you and my dear students. मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, आपको संभालें, क्योंकि भविष्य आपके हाथ में है। हमारी प्रार्थना है कि आप देश के लिए भी कुछ सेवा कार्य हमेशा करते रहें। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। I request His Grace to please be on the dais. May I now invite Reverend Father Sergio Kolarikal, the manager of our school, to present the memento and the shawl to our chief guest on this gala day. Ladies and gentlemen, let's put a huge round of applause for the chief guest of our day. आइए हम जोरदार ताली बजाकर हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करें। Dear audience, enjoy yourself to discover the undiscovered talent of Vishwajyoti Convent School. To compute our valuable gem to this celebration, we are delighted to have you here. Your presence add more flavor to this evening function. Sit back, relax and take back home sweet memories. The 4th annual day of Vishwajyoti Convent School, an occasion which synchronizes the role of students, parents, teachers, school management, well-wishers and friends in the field of education, unfolds before us today the core purpose of education in relation to the educator, the educated and the surrounding. There live before us great men and women who by their words, deeds and very life inspire us, motivate us and tell us this is the way, follow it. Our nation celebrated 75th Independence Day this year. Yes, we are the proud citizens of a nation which is in its Azadi Ka Amrit Mahotsav. We, the Indians, are in the freedom. If there weren't Mahatma Gandhi ji, Netaji Subhash Chandra Bose and many others who dared to make move towards freedom, could we breathe the fresh air of freedom? No, not at all. So they are the persons who ignited us with the spirit of patriotism. And now look around and see the conditions in which the Indians are. Disharmony, poverty, violence, insensitivity, laziness, so on and so forth thrive amidst these evils. The young lack clarity of goals, the scarcity of role models to look up to. Think of the hundreds and thousands of destitutes in the streets of Calcutta. Few simple women in blue-bordered white sari visits the streets to take these destitutes to their home. Who are they? Why do they do what they do for no reward? Because there is someone who showed them the way.
It is not knowledge alone that makes a person wise. It is not money alone that makes a person rich. It is the integrity of your thoughts, words, deeds that will enable you to reach out to humanity in love and service, that will enable you to encourage and respect everyone, that will enable you to give everyone a space to grow. In the complexities of the modern age, we, the young people, are tend to lose the way. We suffer the want of torch bearers who can ignite our path. And we look for hands that can lift us up from the gutters of ignorance of values to the mount of true knowledge and wisdom. The young today also bargains amidst misplaced priorities, and deep within our hearts there is a cry to get convinced of the right way. We look for footprints we can place our foot up on. We long for a ray of light that can ignite our darkened world. The challenge we throw before you today is, can we count on you to ignite our path? Can you leave your footprints on which we can walk upon? Dreams are not those which we see in sleep. Dreams are those which does not let you sleep. All those people who have left behind a legacy are great dreamers. Let us also walk in their footsteps and dream. Dream and dream great dreams. सपनों में रख आस्था, कर्म तू किए जा, त्याग से ना तू डर, आलस परित्याग किए जा, गलती कर ना घबरा, गिर कर फिर खड़ा हो जा, मुश्किलों को रास्तों से निकाल दे, चट्टान भी हो तो ठोकर से उछाल दे, रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, ज़रूरत नहीं किसी मुसीबत से घबराने की, जो पाना है बस उसी की चाह कर, जुनून रख मंजिल की ओर अपनी राह कर, मिसाल यदि बनना है जहाँ में, मत कर किसी का अनुकरण, मेहनत और लगन से कर सत्य पथ का अनुसरण, अनुसरण, अनुसरण। I have a dream, a song.
ट्रॉफी मुझे दो, मुझे दो। कहाँ ले जा रहे हो? अरे मेरा प्राइज! अरे ये क्या? ये तो सपना था। कितना अच्छा सपना था। मैं कितना अच्छा पढ़ रहा था। मैं टॉपर ऑफ द ईयर। वाओ! वैसे भी मेरा सच में भी तो सपना है कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूं, अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। काश वही सपना फिर आ जाए। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। डॉक्टर कलाम, आप? हाँ, मैं। तुम्हें सपने देखना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सपनों में खो जाता हूँ। तुम देश के भविष्य हो। तुम्हें सपनों में खोना नहीं है, बल्कि तुम्हें तो सपनों को साकार करना है। जी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। हाँ, जरूर बेटा। इसके लिए मेहनत और लगन से जिस पथ पर मैं चला था उस पथ का अनुसरण करना पड़ेगा। आओ।